नमस्कार। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजीस इलाही के साथ आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आसनसोल की दो प्रख्यात शख्सियतों के साथ। इनके बारे में अगर हम बोलना शुरू करें तो काफ़ी कुछ बोलने को है इनके बारे में। इनका इतिहास काफ़ी लंबा है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ इतना ही अभी मैं कहूँगा, इंट्रोड्यूस कराऊँगा कि अभी मैं मौजूद हूँ आसनसोल के प्रख्यात डेंटिस्ट डॉक्टर देवाशीष सरकार जी के साथ, और उनके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं मदन मोहन चौबे जी, टीएमसी के नेता हैं। इनसे हम कई समसामयिक विषयों पर बात करेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा कि कई समसामयिक विषयों पे हम इन दोनों से बात करेंगे। पहले मैं रुख करूंगा डॉक्टर सरकार का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर सरकार भाजपा से टीएमसी में आए थे। इससे पहले आरएसएस से उनका काफ़ी लंबा जुड़ाव रहा। उसके बाद वो भाजपा में आए, भाजपा में ऑफिशियली आए, आधिकारिक रूप से आए। लेकिन कुछ कारणवश वो आज भाजपा में नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्या कारण हुआ, इनके बारे में हम इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इनकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, वो ये बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। कई वादे किए गए थे, कई दावे किए गए थे भाजपा की तरफ से कि हम ये करेंगे, 200 पार होगा, अब की बार 200 पार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि 3 से 77 या 70 तक आने की ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर, जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, एक समय लग रहा था कि हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ भाजपा अच्छा कर पाएगी, लेकिन नहीं हुआ। इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, मुख्य वजह कई हैं। भाजपा का जो भी स्थिति आप देख रहे थे, ये उसका एक खुद का मनगढ़ंत कहानी था कि हम सारे मुद्दों पे, सारे पहलुओं पे हम अच्छे कर रहे हैं। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की सवाल है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो भाजपा का वो चीज़ था नहीं। दूसरा देखिए क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल को समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये आज की कहावत नहीं है, 100 साल पुरानी कहावत है। कभी ये हिंदुस्तान की राजधानी भी हुआ करती थी। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लोगों को लगने लगा, जो यहाँ के आवाम है, कि हमें किसी तरह से प्रभावित करने के लिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। अब बहुत अच्छे बाहर से मतलब क्या? वो बोल रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि वो तो हिंदुस्तान के ही हैं, भाजपा वाले कैसे हो गए? बिल्कुल हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, हमारे पास 29 प्रदेश हैं, तो हर एक प्रदेश का एक प्रादेशिक अलग स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। तो इसके मतलब देखिए कि भाजपा लीडरशिप पहले से ये चीज़ मान चुकी थी कि बंगाल में अपने पास कोई लीडरशिप नहीं है, तो हमें यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, दे आर मोस्ट वेलकम। हम नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक किसी राज्य में नहीं जा सकते हैं, जाना मना है। लेकिन तब एक चीज़ ये तय हो चुकी थी, पश्चिम बंगाल के आवाम जो कि काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव है, वो मान चुकी थी कि भाजपा के पास देयर इज़ ए लीडरशिप क्राइसिस। एक चेहरा आप बता दीजिए जो ममता दीदी का टक्कर दे सकते थे, नहीं। इसके कारण क्या हुआ, कई सारे चेहरा को लाके, वो होता था ना 90 के दशक में हम लोग पिक्चर देखते थे, तो पहले किसी टाइम राजेश खन्ना, फिर अमिताभ बच्चन, फिर देवानंद, धर्मेंद्र, फिर क्या हुआ, जब हीरोज़ लोग नहीं चलने लगे, बहुत सारे वीडियो हॉल्स खुल गए, VCR आने लगे, VCP आने लगे, तो क्या हुआ, मल्टी स्टारर मूवी बना दो तो किसी हाल से वो हिट हो जाए। एक ही पिक्चर में कई सारे लोगों को कई सारे किरदार लाओ। आप देखिए वही हुआ। अब इसमें क्या हुआ, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुआ, बंगाल की आवाम, बंगाल की मैंडेट, जनता जिसे पहचानते थे, वो चेहरा उन्हें नहीं दिखने लगा। दूसरा क्या हुआ कि आपने कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया जिससे जनता एकदम ताल्लुकात नहीं रखती है, जिसको जनता से कोई लगाव नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ ही नहीं है। और वो तो आप देख ही रहे हैं,
अगर इतना सीटें पे आप एक चीज़ बताइए, ये सेफोलॉजी कोई नया सब्जेक्ट हिंदुस्तान में है नहीं, ये 1989 से तकरीबन प्रणय राय के टाइम से द वर्ल्ड दिस वीक के टाइम से चल रही है। तो अब ये काफ़ी मैंने ये चीज़ डेवलप होकर आ चुकी है। तो अब ये कोई नई स्थिति में नहीं है कि नौसिखिया स्टेज में है। सेफोलॉजी में कितने % के अंतर आ सकता है? 1 to 2%। तो 1 to 2% इफ़ वी टेक इट एज 5%, दैट इज़ द मैक्सिमम, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 5। तो सेफोलॉजी गलत हो रही है। वहाँ पे इतने सारे अंतर कैसे होंगे? आप कह रहे हैं तो आपकी बार 200 पार, ठीक है। डबल इंजन वाली आपने डायलॉग मारा, डबल इंजन वाली डायलॉग तो झारखंड में पहले ही फेल हो चुकी थी। तो आपने ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें हैं उस पर आकलन नहीं किया। आम जनता का जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उस पर आपने गंभीरतापूर्वक चर्चा नहीं किया कि हमें उसका क्या अपेक्षा है, वो आपने नहीं देखा। और एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे तृणमूल कांग्रेस के एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भाजपा अपने आप को नहीं सामने ला पाई। भाजपा का वोट प्रतिशत बिल्कुल बढ़ा, जिसके लिए वो लोग लड्डू बांट रहे हैं। लेकिन क्या टीएमसी का वोट प्रतिशत घटा? बिल्कुल नहीं। उनका वोट प्रतिशत एकदम मजबूत है, बरकरार है, बल्कि और उसमें बढ़ोतरी हुई है। भाजपा का वोट कहाँ से आया? भाजपा का वोट जो सीपीएम के कैडर्स थे, जो सीपीएम के कमिटेड वोट बैंक रहे थे, जो कांग्रेस के वोट बैंक थे, अब बहुत अच्छे से देखिए जिस जगह पे भाजपा को बहुत अच्छे वोट मिले, जैसे नॉर्थ बंगाल, देखो नॉर्थ बंगाल में क्या था, वहाँ तो सीपीएम का भी नहीं, वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी, देखिए उस दोनों जगह पे देखिए उनका परिणाम अच्छा हुआ। तो क्या हुआ, सीपीएम का जो कैडर्स थे जो कि दूसरे दल पे नहीं जुट पाए, तो उनको लगा कि शायद हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक नई दिशा मिल जाए, तो दे हैव वोटेड फॉर भाजपा। अदरवाइज टीएमसी का वोट % कहीं पे नहीं घटा। आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी का वोट % नहीं घटा और जो स्विंग होता है वो सीपीएम और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो भाजपा में चले गए। मेरा ये सवाल है कि इसके पीछे क्या वजह? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दों को उछाला गया तो जो संवेदनशील हैं, जो भावनात्मक हैं, इन मुद्दों को उछाल के बंगाल में एक तरह से जैसे काउ बेल्ट जिसको कहा जाता है भारत में, उन प्रदेशों में जिस तरह की राजनीति होती है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जात पात के नाम पे हो, इस तरह की राजनीति यहाँ पे एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जो कि यहाँ पे फेल हुआ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने बंगाल के लोगों की नब्ज़ को समझने में गलती की? जहाँ तक बंगाल की सवाल है, देखिए बंगाल का वो आपको सिराजुद्दौला के टाइम से अगर आप लेंगे, तब से आप देखेंगे धर्म के आधार पे यहाँ पे राजनीति नहीं हो सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉर्ड क्लाइव नहीं कर पाए, सिराजुद्दौला के टाइम भी नहीं हो पाया, ठीक है, मेरॉन भी नहीं कर पाए, तो अभी कैसे करेंगे? दूसरी बात, बंगाल की जनता इतना संवेदनशील है कि आपको लगता है कि राजनीति धर्म के आधार पे यहाँ पे राजनीति। आप एक चीज़ देखिए, भाजपा 1989 वो पार्टी 86 सीटों तक पहुँच गई। 1991 के आम चुनाव में जो मध्यवर्ती चुनाव हुआ, नरसिम्हा राव का कैबिनेट बना, उसमें 126 तक पहुंच गई, ठीक ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? फिर देखिए धीरे धीरे 126, 161 तक पहुंच गया। फिर 2004 में कुछ घटा, फिर 2009 में और घटा, फिर 2014 में बढ़ा। लेकिन क्या आपने एक बहुत गंभीर चीज़ देखा है? बंगाल में कभी भी इन्होंने एक कॉरपोरेशन तक नहीं जीत पाए, एक म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर यहाँ राजनीति नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ये चीज़ नहीं होने देगी। जो हिंदुस्तान का मेन ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा है लोकतंत्र का, सेकुलरिज्म यहाँ बरकरार रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में ये बरकरार रहेगा। देखिए हिंदुस्तान को कभी भी नॉन सेकुलर कंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक जाति का घोषणा करने का ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ हो रही है एकदम। यहाँ तक आपने कहा कि आकलन में गलत तो हुई है कि आपने जनता का मन नहीं पढ़ पाया, छवि क्या था वो आपने नहीं पढ़ पाया। तो प्रदेश भाजपा के नेता क्या समझा नहीं पाए? प्रदेश भाजपा के नेता समझा नहीं पाए, समझाना नहीं चाहे, या खुद के समझ में नहीं था, ये तीनों चर्चा वाली विषय है। काहे कि एक चीज़ बताइए, अगर आपने बिहार में चुनाव देखा, आपने झारखंड में चुनाव देखा, आपने 29 राज्यों में भाजपा के चुनाव देख रहे हैं, आप कहीं देखें कि बाहर से मतलब दूसरे राज्यों से लोग ला के आपको प्रोजेक्शन किया जा रहा है। आपने कभी सुना है कि यूपी के सीएम को लाया जाएगा मध्य प्रदेश से, या यूपी का सीएम को लाया जाएगा गुजरात से? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास लीडरशिप था। भाजपा ये चीज़ मानने को यहाँ तैयार नहीं है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। एक मिस्ड कॉल्स ड्राइव से एक मेंबरशिप, एक खाता तैयार होता है, एक आईडी तैयार होता है, लेकिन वो पार्टी का कैडर नहीं तैयार होता है। पार्टी का कैडर तैयार करने के लिए उसे सींचना पड़ता है, बोना पड़ता है, उसके समस्याओं के साथ खड़ा रहना पड़ता है, जो भाजपा लीडरशिप नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जो सिलसिलेवार तरीके से जो नेता रहे, मैं नाम लेके ही बात करता हूँ, जैसे हालिया जो नेता थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष,
वो इस वक्त जब चुनाव हो रहे थे वो कमान संभाले हुए थे भाजपा की, उनकी भूमिका को फिर आप कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र का परंपरा रहा है, किसी भी सियासत का परंपरा रहता है। जब चुनाव जीतता है तो ढिंगरा उसका जो मुखिया होता है उसके सर जाता है। चुनाव जीतने पे वो महाराजा बोलते हैं अपने आप को। तो जब चुनाव हारे हैं, नैतिक जो जिम्मेदारी है उनको लेनी चाहिए थी कि सारे पॉलिसीज़ हमारे थे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हम लोग तो बहुत पुराने भाजपाई रह चुके हैं। भाजपा में एक परंपरा थी कि एक आत्ममंथन बोल के चीज़ होती थी, तो उसमें हम लोग पहले नेशनल लेवल पे, फिर राज्य लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर बूथ पे आते थे। हालांकि उस टाइम उतने कार्यकर्ता थे नहीं कि बूथ तक पहुँचे, लेकिन होती थी। तो किसी एक पे जिम्मेदारी दिया जाता था कि गलती यहाँ पे हुई है। आज 6 महीने होने को चला, अभी तक तो किसी को पता नहीं किसकी गलती थी। लीडरशिप कोई गलती मानने को तैयार है। दूसरा, आप देख रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स टू डिफर इन ए डिसिसिव वे। जरूरी नहीं है कि आप और हम एक ही विचार रखें, लेकिन हम और आप विचार जो असहमति रहेगा उसको बैठ के आपसी मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन आज आप देखें सहनशीलता, अगर कुछ आप बोलेंगे तो मैं आपका विरोधी बन जाऊंगा, आप मेरे विरोधी बन जाएंगे, आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित करने की धमकी दूंगा मैं। ये जो सहनशीलता की आपने बात कही या फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात कही, यहाँ पे वॉल्टेयर की बात याद आती है, जो गैलीलियो से उन्होंने कहा था कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को रखने की आज़ादी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वॉल्टेयर ने गैलीलियो से कहा था। यहीं पे मेरा अगला सवाल आता है सर, कल की ही घटना है। हावड़ा प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष थे, शायद मिस्टर साहा, सुरजीत साहा, हाँ, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कुछ बातें कही थी। उनको मतलब निकाल दिया गया, उनको शो कॉज भी नहीं किया गया, उनको कुछ नहीं किया गया, उनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा। तो भाजपा जैसी एक रेजिमेंटेड पार्टी अगर इस तरह के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगी और एक नेता के ख़िलाफ़ बोलने पर उसको निकाल दिया जाएगा, तो इससे जो भाजपा के जो तृणमूल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, नारे लगाते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये रुचिशीलता का परिचय रखना चाहिए। वो एक दूसरी पार्टी है, वो उसकी इंटरनल मैटर है, उस पर उनके नेता लोग टिप्पणी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं डेमोक्रेसी की बात बोलूँगा, पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी, हर एक लोग को बोलने की आज़ादी रहनी चाहिए। हर एक पार्टी में ये है, अगर किससे आप नाखुश है तो आप बोल सकते हैं। दूसरा, भाजपा की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले शोकॉज की प्रावधान है। शोकॉज की जवाब आने के बाद आप किसी को निलंबित कर सकते हैं, एक लंबी प्रक्रिया के तहत, लेकिन वो रातों रात कर दिया गया है। ठीक है, तो खैर ये भाजपा की इंटरनल मैटर है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, कि अंदरूनी मसलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा जो सवाल है, आखिरी सवाल इसको लेके, चुनाव को लेकर आखिरी सवाल, बयानबाजी। यहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी के बारे में भी सवाल उठता है, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में, ममता बनर्जी का नाम लेते थे और उसके बाद दिलीप घोष के जो बयान आते थे, कितना अलग थलग पड़ गया जो यहाँ की जनता है, वो कितना अलग थलग पड़ गई या उससे कन्नी काट ली भाजपा से, क्योंकि इन बयानों को अच्छे से नहीं लिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इन बयानों को अच्छे से नहीं लिया गया। इससे आप कितना सहमत हैं? जहाँ तक बयानों को लेने की सवाल है, मैं 1-2 बयान सिर्फ आपको दिखाऊंगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो कभी भी इन सब चीज़ों में रुचि नहीं रखती है, और यहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई एक महिला के बारे में, एक महिला सीएम के बारे में एक टिप्पणी आ रहा है कि उन्हें बरमुंडा पहनना चाहिए। क्या ये शोभनीय है? आप बताइए, किसी सभ्य समाज में ऐसी बातें, अभद्र बातें बहुत छिछोड़ापन का परिचय रखता है, दर्शाता है। मेरा जो दृष्टि है, मेरा जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, विकृत स्थिति, उसको दर्शाएगा अगर मैं ये टिप्पणी करूँगा। दूसरी बात है, बार बार जो आप मंच पे नारे लगा रहे, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ये तो कोई रैप संगीत नहीं है। दूसरे क्या हो रहे हैं, उससे कई भड़के हुए नौजवान, बिगड़े हुए नौजवान, वो लोग प्रभावित होकर रास्ते में इप्टीजिंग कर रहे हैं, तो जनता इसको तो बढ़िया से लेगी नहीं। बंगाल में नहीं लेगी, बाकी दूसरी जगहों पर नहीं पता, बंगाल में नहीं लेगी। चलिए, आपका कहना भी सही है कि कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने इसको सही तरीके से नहीं लिया, और 200 पार का जो सपना था शायद टूटने के पीछे ये भी एक वजह रही। अब आते हैं पूरे देश के घटनाक्रम पे। भाजपा सरकार को हुए 7 साल हो गए हैं। भाजपा से पहले, भाजपा के बाद जो भी चल रहा है, अगर देश के हालत पे हम नज़र डालें तो आपका आकलन क्या होगा? हमारे बंगाली में बहुत अच्छा कहावत है, उसको हम लोग बोलते हैं केना राम, बेचा राम, खाने वाला राम। केना राम होता है जो खरीदता है,
बेचारा होता है जो बाप बनाता है बेटा बेचता है, और तीसरा पीढ़ी होता है क्या बोलिए तो जो एकदम बर्बाद होता है, उसी पैसे पे खाता है। आज भाजपा नेहरू की विरोध कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी राजनीति उनकी सियासत है, वो कर सकते हैं। वो गांधी जी की विरोध करते हैं, कर सकते हो, उनकी व्यक्तिगत सियासत है। एक चीज़ बताइए, आज भाजपा 7 साल सत्ता में है, आप एक परियोजना मुझे बता दीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप ट्विटर छोड़ के जो हमें दिख रहा है तफसील से। आज एनटीपीसी ले लीजिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नतीजा है। ओएनजीसी ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए, सेल ले लीजिए, वेल ले लीजिए, इंडियन रेलवेज़ ले लीजिए। आज आप क्या कर रहे हैं, आप सारे चीज़ों का विलग्नीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट लोग कब करते हैं, लोग घर के सामान कब बेचते हैं, जब हमारी आमदनी जीरो पे आ जाती है। तो ये तो बेचने वाली सरकार हो गई। रहा कि एक बहुत पहले भाजपा का नारा आया था 2014 में, हालांकि उस नारे से हम आप सभी लोग प्रभावित थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उस बात का अंतर्निहित मतलब क्या वो हम लोग समझ नहीं पाए थे। अब तेल 200 रुपया हो जाएगा, सही में ना खाएंगे ना खाने देंगे। खाने देने की बात तो उसी टाइम बता दिए थे कि ना खाने देंगे। तो आपने महंगाई की बात कही, आपने इशारों में महंगाई की बात कही। अभी हाल में 2-3 दिन से भाजपा का एक कार्यक्रम चल रहा है पेट्रोल को लेकर। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, तो अब बंगाल सरकार पे दबाव डाला जा रहा है कि आप यहाँ पे वैट हटाइए। तो महंगाई को लेके जो ये मैं इसको सियासत कहूँगा, महंगाई को लेके जो ये सियासत चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आप यूपीए टाइम का ले लीजिए। यूपीए के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल का दाम क्रूड ऑयल का कितने हुआ करते थे, तकरीबन 75 पाउंड। आज वो घट के 40 पे आ चुका है पूरे विश्व में। तो $1 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 39 लीटर ऐसे कुछ आता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 40 रुपये तेल की कीमत होनी चाहिए। तो ये फैट की जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक जो भी सवालात आप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स है, दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर द स्टेट। अच्छा, दूसरी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को कई सारे रेवेन्यूज़ मीट करने के लिए 1-2 जरिया ही है। तो आपने दाम को क्यों उतना बढ़ा के रखा? अच्छा, ये तो एक चुनावी गेम है। आपने 112 रुपया, कहीं पे 120 का आंकड़ा पार हो चुका है, तो 120 से आपने उसमें 10 रुपये घटा दिए। आप सोच रहे हैं लोग बहुत ताली बजाएंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, चुनाव आते आते देखेगा ये और 10 रुपये घट जाएंगे, ताकि लोगों को थोड़ा से मलम पट्टी का मौका दे, तो लोग भूल जाए मेरी बात। 300 रुपया का सिलेंडर आज 1000 रुपया में खरीद रहे हैं हम लोग। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो कहती है कि पेट्रोल और पेट्रोल के कीमतों पे उनका कंट्रोल नहीं है, ये सच नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी आप बोल रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अगर पेट्रोल की कीमतों में कंट्रोल नहीं है तो ये एक ओपन मार्केट है, मैंने वो मार्केट खुद डिसाइड कर रही है, चढ़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी की तरह है। तो अगर फ्री मार्केट है तो सरकार अपनी टैक्स क्यों नहीं हटा रही है? आप एक चीज़ बताइए, आप एक डिसेंट्रलाइज बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप डिसेंट्रलाइज बात कर रहे हैं कि हम पेट्रोल को खोल दिया, हम ये अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया मार्केट के आधार पे, मार्केट इसे तय करेगी ये महंगा होना है या कम होना है, बहुत अच्छी बात है। ऑन दी अदर हैंड आप अपने टैक्सेस नहीं हटाने को तैयार हैं, तो कैसे डिसेंट्रलाइज्ड हुआ? आप सारी चीज़ों को भैट के बाहर रख रहे हैं, इसको भैट के अंदर रख रहे हैं, तो दोहरापन तो आप दिखा रहे हैं ना केंद्र में बैठ के। वो एक कहावत है ना कि हम करें फरियाद तो गैर कानूनी है, तुम करो जुल्म तो कानूनी है। सही बात है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आपने कहा कि जिस तरह से बेचने वाली सरकार है, तो केंद्र सरकार की ये दलील है, ख़ास करके जो वित्त मंत्री हैं उनकी ये दलील है कि हम लोगों ने कोरोना पे इतना खर्च किया है कि अब हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ें या ये सब हो। तो इस लॉजिक को कितना सही मानते हैं आप? ऐसा है भैया मेरे, कोरोना पे आपने केवल इकलौते देश नहीं है जो कोरोना से प्रभावित है और खर्चा किए हैं। कई देशों ने, विकसित देशों में, कई विकासशील देशों में या विकसित देशों में या कई पिछड़े देशों में, ये हम लोगों को सबकी जानकारी है कि टैक्स अपना हटा चुके हैं अगले 3 साल के लिए। इस संदर्भ में कनाडा के वज़ीर नवाब का जस्टिस ट्रूडो का बयान पढ़िएगा। उन्होंने कहा था कि मैं अगर देश का राष्ट्रपति हूँ तो मैं हूँ तो सिर्फ आपके लिए हूँ, मैं अगर इस पद पे हूँ, पूरा दुनिया मुझे जानती है, तो हूँ तो आपके लिए हूँ, तो आपका टैक्स मैं हटा रहा हूँ। हिंदुस्तान में आपको टैक्स में कोई राहत मिली है? नहीं, आप टैक्सेस पूरे ले रहे हैं। देखिए छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लॉकडाउन सरकार का दिया हुआ चीज़ था, बहुत ज़रूरी चीज़ था, बहुत अहम चीज़ था। चलिए, लॉकडाउन के दरमियान आपकी गाड़ी सड़क पे थी? नहीं थी, तो आपने इंश्योरेंस लिया?
इंश्योरेंस तो राज्य सरकार की नहीं है, तो आपको तो इंश्योरेंस उस टाइम का कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं, कमर्शियल वाहनों को एटलीस्ट हटाना चाहिए। तो मैं प्राइवेट व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो नहीं हुआ। बहुत गंभीरतापूर्वक सोच के देखिएगा। और कोरोना में केवल आपने नहीं खर्चा किया, सारे लोगों ने खर्चा किया है। और रहा ये तो अजीब वाली बात है कि कोरोना की स्थिति आ गई तो अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर के सामान बेचूंगा। ये तो एक गंजड़ी नसड़ी वाली बात हो गई कि आप मेरे नशे के समय पैसे नहीं है तो घर का सामान बेच दूंगा, तसला बेचूंगा, टम्बलर बेचूंगा, जो मिलेगा सो बेचूंगा, मैं तो बेच दूंगा। और 100 करोड़ वैक्सीन की बात, वो लोग तो बोल रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग पहला देश बन गए हैं जो 100 करोड़ डोज हम लोग लगा दिए हैं। अब जहाँ की जनसंख्या 135-40 करोड़ है तो हाँ 100 करोड़ लग गए वैक्सीन, चलिए अच्छी बात है। कितनों को सेकंड डोज लगा, ये तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, 100 करोड़ वैक्सीन लगा, जो ये बातें बोला जा रहा है कि फ्री में लगा, ये तो अभी तक केंद्र सरकार बताई नहीं है। हालांकि मैं तो सोच रहा हूँ इस पर आरटीआई करूँगा कि कितने लोगों ने प्राइवेट में पैसे लगा के 1200 रुपये, 600 रुपये, अभी 650 रुपये मिल रहे लगाए। तो अगर मैंने उसको किसी काउंटर में या किसी अस्पताल से खरीद के अपने शरीर में लगवाया है तो क्या आप उसे केंद्र सरकार की उपलब्धि पकड़ेंगे? कभी नहीं। वो तो एक ओटीसी प्रोडक्ट की तरह आपने कहीं से खरीद के लगवाया है, तो फिर वो कहाँ से? आपने आरटीआई की बात कही, पीएम केयर्स फंड, तो पीएम केयर्स फंड के बारे में जो जानकारी को लेकर थोड़ा सा कश्मकश बनी हुई है, तो क्या आप नहीं चाहते कि नहीं, आपका मानते हैं ऐसा कि पीएम केयर्स फंड के बारे में और पारदर्शिता है? पीएम केयर्स फंड को लेके अभी जिस तरह का असमंजस बना हुआ है, माननीय अदालत कुछ कह रही हैं, सरकार कुछ दलीलें दे रही हैं, कहीं से और कुछ आवाज़ें आ रही हैं। हमको तो लगता है इस विषय पे फौरन श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ए वाइट पेपर ऑन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट ए मैटर कंसर्निंग इंडियन पॉलिटिक्स बट इट इज़ ए मैटर कंसर्निंग द इंडियन टेरिटरी एज ए होल। पीएम केयर्स फंड देश का सबसे बड़ा बने कुर्सी, उसको लेके ये विवाद आ रहा है। तो इस बारे में संसद में इसको क्लियर करना चाहिए। ये जो भी है, हमारे देश का जो नाम है उस नाम में एक कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है सोशलिस्ट रिपब्लिक। और सोशलिस्ट का मतलब है कि आपको लोगों के अच्छाइयों बुराइयों को देखना पड़ेगा, मतलब उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अभी हाल ही में एक समीक्षा रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बच्चों की जो मेल न्यूट्रिशन है वो एक बहुत बड़ा शायद 147 पे हम लोग आ चुके हैं 150 में से। जी जी। तो जहाँ सुनते हुए भी हैरानी होती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे काफ़ी ऊपर है। तो हम केवल इथियोपिया एरिट्रिया से थोड़े ऊपर हैं। तो एक तरफ जब बात हो रही है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं और पूरा विश्व हम लोगों की तरफ देख रहा है, हम लोग कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं विश्व को, हम लोग कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या ये इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है ना भाई साहब, 2008 में इंटरनेशनल लेबर ट्राइब्यूनल 2006 में इंटरनेशनल लेबर ट्राइब्यूनल ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि अगले 20 साल में वर्ल्ड का पावर हाउस बनने वाला है हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ेगा, अमेरिका का एवरेज एज हो जाएगा 48 साल, जबकि हमारा होगा केवल 27 साल। ठीक है, जापान का, ऐसे कई देशों का तुलना किया गया था, उसमें तुलनात्मक ये देखा गया था चाइना से बड़ी पावर हाउस अब बनेंगे, लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल सटीक दिशा में ले जा पाए, और अगर आप इसको नहीं ले जा पाए तो कहीं पे माओवादी, कहीं पे उग्रवादी बनेंगे। तो 14 से तो सत्ता में भाजपा है, आज आप मैन पावर को किस तरह यूटिलाइजेशन किए हैं, मैक्सिमम जॉब जो आप दे पा रहे हैं या तो किसी पार्सल सेंटर में या तो डिलीवरी बॉय का, इससे अधिक कुछ है नहीं। लेकिन दावे तो किया कहते कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे हर साल। बिल्कुल रोजगार, अगर रोजगार 4000 रुपये की अगर रोजगार, जहाँ तक प्लानिंग कमीशन तो हटा दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग आ गया है, काफ़ी कुछ आ गया है। एक बात बताइए, 3000-4000 रुपये बच्चे कमा रहे हैं, 3000-4000 रुपये में 5 आदमी का भरपाई क्या होता है एक दिन? यही भाजपा सरकार जब मोन्टेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट आई थी कि 26 रुपये में खाना मिलता है, राज बब्बर साहब ने टीवी पे दिखाया था इतना चावल मिलता है, तो हम लोग सड़क पे प्रदर्शन किए थे। तो आज उसी प्रदर्शन से हम लोग कहाँ हट चुका है भाजपा तो उस प्रदर्शन से बिल्कुल हट चुकी है, अब उस पर ताल्लुकात नहीं रखती है उस चीज़ से। जहाँ तक 3000-4000 नौकरी की बात है तो उसमें तो एक आदमी का गुजारा होना मुश्किल हो चुका है। आप किसी भी चीज़ की दाम ले लीजिए, एक नॉर्मल जो अनाज हमें ज़रूरत है जीने के लिए, उसको खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है वो जोड़ लीजिए। पिछले लगभग 1 साल से, या मैं कहूँ को 1 साल हो ही गया होगा, दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं और आने वाले कुछ महीनों में
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि और ये सारे जो राज्य हैं ये कहीं ना कहीं खेती या एग्रीकल्चर ओरिएंटेड राज्य हैं, तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन का असर इन राज्यों के चुनाव नतीजों पर अब पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि किसान देश का कई पिलर्स होते हैं। एक पिलर सुप्रीम कोर्ट, एक पिलर हमारे पार्लियामेंट, एक पिलर आप लोग मीडिया, एक पिलर जुडिशरी, ऐसे करके किसान वैसे एक स्तंभ है। वो अनाज उगाता है तो हम खाते हैं। देखिए, वो अपने घर के लोग हैं, वो तो बाहर के लोग हैं नहीं, और आपसे कोई जंग या युद्ध, दे आर नॉट इन ए मूड ऑफ ए सिविल वार विथ यू। उनके कुछ मांगे हैं, तो चाहिए था कि सरकार इस मुद्दे पे बैठ के उनसे विचार विमर्श करे, एक हल निकाला जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 साल से एक आंदोलन चल रहा है, आप बात करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आई एम अ फोन कॉल अवे। I am a phone call away. If he is just a phone call away, why he is not asking the leaders of the Kisan movement to call on a particular number and fix a date for the scheduled meeting? बल्कि जो देखा जा रहा है किसी के नाम पे FIR हो रहा है, हालांकि वो कोर्ट में विचाराधीन मसला है, कुचलने के लिए वो उनके ही दल के सांसद हैं। क्यों नहीं किया जा रहा है ये, आपको क्या लगता है? करने के मूड में नहीं है। आज आपको कहीं पे लग रहा है बैंक का जो संयुक्तिकरण हुआ, इसमें कई सारे लोगों के पैसे गए, कई सारे लोगों के नौकरी गए, तो इसमें आपको लगता है कि ये सरकार सुनने के मूड में थी? नहीं। आज आप देखिए, जो हमारे बंदरगाह हैं वहाँ पे देखिए उसकी जो आवंटन हो रहा है, बिक्री हो रहा है, प्राइवेट निजी कंपनियों के हाथों में जा रहा है, जो एयरपोर्ट जा रहा है निजी कंपनी के हाथों में। आप एक चीज़ देखिए, एयर इंडिया हिंदुस्तान का गौरव था, इट इज़ सिनोनिमस विद द कंट्री। आपने उसे बेच दिया, महाराजा को बेच दिया, आपने महाराजा को हवाले कर दिया दूसरे का। आज आप क्या कर रहे हैं कि मैंने तो महाराजा को टाटा को दे दिया, टाटा का ही था, मैंने उसको दे दिया, तो कल आप कहिएगा कि चलो भाई हिंदुस्तान में कभी तो भी अंग्रेज़ की हुकूमत थी, मैंने अंग्रेज़ को वापस दे दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। जी हाँ, ये लॉजिक तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है आपका ये लॉजिक। नहीं, सोचने वाली बात है। उन्होंने ये बात बोली है कि मैंने टाटा को था, गलत तरीके से, अवैध तरीके से आपका संपत्ति लिया गया था, मैंने आपको वापस कर दिया। तो कल वो ये बात कह सकते हैं कि भैया जब आपने ब्रिटिश को मार भगाया था, बड़ी आप लोगों ने उन पर बमबारी किया था, छुरी गोली चलाया था, बेचारा को छोड़ छाड़ के भागना पड़ा था अपना संपत्ति रिफ्यूजी की तरह, तो चलो ये भी उसे वापस दे देते हैं। उस लॉजिक से ये लॉजिक भी खड़े उतरता है। अब अगर बात करें आपके जो इस वक्त आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, टीएमसी से जुड़े हुए हैं, हाल ही में टीएमसी की तरफ से एक बहुत अहम फैसला लिया गया कि यहाँ के पश्चिम बर्धमान ज़िले के जो INTTUC नेता हैं अभिजीत घटक, उनको अगरतला में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उनका प्रभारी नियुक्त किया गया है 17 वार्डों के लिए। और इससे कुछ दिनों पहले भी त्रिपुरा में काफ़ी संघर्ष की घटनाएँ भी हुई, टीएमसी के कई नेताओं पर हमले भी हुए, ऐसा आरोप टीएमसी वाले लगा रहे हैं। तो त्रिपुरा को लेकर आपका क्या सोच है और त्रिपुरा की सरकार के परफॉर्मेंस को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार का जहाँ तक परफॉर्मेंस है, कहीं पे तो कमियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं त्रिपुरा की भाजपा सरकार की, कि अगर कमियां नहीं रहती तो किसी भी सियासती दल दूसरे सियासती दल को, आप सोचिए, मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दे पा रही है। माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय जी को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के परमिशन लाना पड़ रहा है उनके सभा का। माफ़ कीजिएगा सर, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, लेकिन ऐसा ही कुछ आरोप तो भाजपा वाले टीएमसी भी लगाते हैं पश्चिम बंगाल में। पिछले चुनाव में यही तो ऐसा ही कुछ आरोप तो भाजपा वाले पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी लगा रहे थे। जहाँ तक वो आरोप है, देखिए दोनों आरोप में अंतर है। भाजपा वाले जब भी यहाँ आए हैं, उनको देखिएगा, उनका जो धर्म का प्रचार है उस प्रचार को करने से उन्हें हिदायत दी गई है कि धर्म का प्रचार नहीं करें, क्योंकि ये संवेदनशील मसला है। क्योंकि देखिए, जैसा आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, तो यहाँ पे कभी मुग़ल सुल्तानत था, तो एक काफ़ी आवाम के काफ़ी हिस्सा अल्पसंख्यक है। तो ऐसा कोई भड़काऊबाजी बयान मत दीजिए बाहर से आके, जिससे कि यहाँ का माहौल बिगड़ जाए। और राजनीतिक सभा करना, माहौल बिगाड़ना, दोनों बहुत अंतर की चीज़ें हैं। वहाँ पे तो सभा करने ही नहीं दिया जा रहा। एक चीज़, दूसरी बात देखिए, अगर आपको पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है, सब कुछ सही है, फिर भी वहाँ पे CPM का ऑफिस कभी आप तोड़ रहे हैं, कभी आप TMC को रोक रहे हैं, तो आपको तो सारे पार्टियों से खतरा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तभी ना आप रोक रहे हैं। आपने कहा कि हमारे देश में हमारे तंत्र का इस्तेमाल करके सियासत दूसरे दल को रोका जा रहा है। कैसी तंत्र? पुलिस के तंत्र, ब्यूरोक्रेसी के तंत्र, उसको इस्तेमाल करके रोका जा रहा है। तो एक चीज़ देखिए, आज अगर TMC, आज हमारे बहुत गर्व का विषय है कि हमारे ज़िले से हमारे नेता अभिजीत घटक जी वहाँ गए हैं ऑब्जर्वर बन के, तो वहाँ की जनता में ज़रूर मांग है, तभी ऑब्जर्वर भेजा जा रहा है। अगर TMC का वहाँ पे कोई फुटप्रिंट नहीं रहता तो इतने लोग क्यों जाते, क्यों इतने लोग वहाँ जा रहे हैं?
आपने कहा कि हमारे देश में या यूँ कहें कि हमारे प्रदेश में काफ़ी अल्पसंख्यक लोग हैं। इसी बात पे मेरा अगला सवाल है सर कि आजकल एक बात बहुत पॉपुलर हो गई है या बहुत चर्चा में आ गई है कि जब भी कोई कुछ गलत नहीं, कुछ आपके मत से कुछ विपरीत मत प्रकाश करता है या ज़ाहिर करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए। तो हिंदुस्तान में रहते हुए क्या मैं आपका विरोधी मत मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता? यहाँ पे एक सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरी आलोचना नहीं होती, इसकी मुझे कोफ्त होती है। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि कश्मीर में 300 किलो RDX कहाँ से गया और उसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। इस पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप देखिए, हिंदुस्तान के संविधान को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान के संविधान में हर एक चीज़ की आलोचना की एक जगह है, बिना देश विरोधी कार्य किए। मैं देश विरोध का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछने का अधिकार को रोका जा रहा है। 1977 में 75 में जब इमरजेंसी आपातकाल था, वो एक घोषित आपातकाल था। आज हम अघोषित आपातकाल में चल रहे हैं, जहाँ के आपकी जो बुनियादी हक हैं, जो आपकी सियासी हक हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुहैया कराती है, उसे रोका जा रहा है। आज जहाँ तक RDX का बात आपने किया है, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ। किसके पास 5 टैबलेट मिला है या 5 ग्राम गांजा मिला है, मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा, कोर्ट का विचाराधीन मसला है। लेकिन कोई जगह में तो देखा जा रहा है 30 kg 300 kg गांजे भी आ रहे हैं, तो उस पर तो गंभीर जाँच होनी चाहिए। गंभीर जाँच होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। और सर, मैं जानता हूँ आप बहुत ही बिज़ी हैं और आपका भी है। मेरा असल में आपसे बातचीत करके इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं कि इस बातचीत को और आगे ले जाने की इच्छा हो रही है। आपने अभी कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। क्या पिछले कुछ सालों से हमारे देश में ये अधिकार है? क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये कहा जा रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं संकुचित होता जा रहा है। ये रिपोर्टें भी आ रही हैं, हालांकि भारत सरकार की तरफ से इन रिपोर्ट्स को खारिज किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, सच्चाई, धरातल पे सच्चाई क्या है? ऐसा है ना, अभी जो हिंदुस्तान का स्थिति है, मैं किताब का जिक्र करूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं कम्युनिस्ट बातें किया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। तो एक बहुत अच्छी किताब है, हैरोल्ड जोसेफ लास्की का लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, लोकतंत्र खतरे में। हिंदुस्तान का अभी जो स्थिति है, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र आज वो खतरे में है। एक आदमी बोलने को तरस जाता है, बोल नहीं पाता है। आपके कई सारे कॉलीग्स, कई सारे पत्रकार के साथ यूपी में किया हुआ है, कई जगहों पे किया हुआ है, वो तो आप भी जानते हैं। बिना, वो एक कहावत है ना, बिना चारज के सड़ जाओगे, तो वही वाली चीज़ हो रही है अभी है। लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल। ऐसा जगह है ना, देखिए यहाँ का पार्लियामेंट में लोगों को सुनने के लिए लोग विदेशों से आते थे, विदेश के प्रतिनिधि यहाँ आया करते थे, अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब यहाँ के पार्लियामेंट में वैसी चीज़ें चर्चा नहीं होती है। दुर्भाग्य यही है, क्योंकि बोलने का इजाज़त नहीं है। आपने पार्लियामेंट की बात कही। अभी हाल ही में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है पश्चिम बंगाल में, भाजपा की तरफ से ये कहा गया, चूँकि त्योहारों का मौसम है, इस सत्र को अभी ना किया जाए। तो शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम लोग इस सत्र में शामिल नहीं रहेंगे। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है और प्रतिपक्ष के नेता शामिल ना हो, इसको आप कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए शर्म है। क्या कि एक चीज़ सोचिए, आम जनता उसकी गाढ़ी कमाई से इनका खर्चा वहन करती है। एक लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधान परिषद का। आप सड़क पे कह रहे हैं हम राज्य सरकार की विरोध करेंगे, लेकिन हम उस बिल्डिंग पे नहीं बैठेंगे, आस्था का उस स्थल में नहीं बैठेंगे, लोकतंत्र का आस्था का उस स्थल में नहीं बैठेंगे। हम वहाँ पे मुद्दों पे, गंभीर मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। विपक्ष का रोल क्या होता है? एक वेरी कॉन्स्ट्रक्टिव रोल। क्या आपको लग रहा है कि 70-77 सीटें जो भी है, धीरे धीरे कड़ियाँ घट रही है, कि कहीं पे कॉन्स्ट्रक्टिव रोल ये लोग खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग इस वक्त 2021 में हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और टीएमसी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आज अगर पूरे देश में मोदी विरोधी कोई एकमात्र चेहरा है तो वो ममता बनर्जी हैं।
क्या आपको सच में लगता है कि एक प्रादेशिक पार्टी, हालांकि टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन आपको सच में लगता है कि एक ऐसी पार्टी जिसका सबसे ज़्यादा जोर पश्चिम बंगाल में है, वो भाजपा जैसी एक रेजिमेंटेड और इतनी बड़ी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? सबसे पहली बात, भाजपा अब रेजिमेंटेड पार्टी रही नहीं। देखिए, भाजपा की जो सरकारें हैं, अब बहुत गंभीरतापूर्वक देखिए नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पे भाजपा सरकारें चला रही हैं। अदर देन असम एंड त्रिपुरा, कहीं पे उनकी अपनी बहुमत की सरकार नहीं है। मेघालय में 1 या 2 विधायक के सहारे से वो सरकार चला रही है। गोवा में चले जाइए, उनकी अल्पसंख्यक की सरकार है। महाराष्ट्र में देखिए उनकी सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देखिए जोड़ तोड़ की सरकार है। तो कई सारी जगहों पे भाजपा इस तरह से चल रही है। अब भाजपा अपनी कैडर नहीं तैयार करती है, वो खरीदा कैडर लेके आ जाते हैं इम्पोर्टेड, और यही लिए भाजपा आज टूट रही है। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है या हमारे मुख्यमंत्री ममता दीदी का सवाल है, आज अगर देश में कोई सबसे बड़ा चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं तो वो बिल्कुल ममता दीदी है। क्योंकि देखिए आज बहुत सीमित चेहरे रह गए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या कि काफ़ी लोग रिटायरमेंट हो गए हैं, काफ़ी लोगों के एज के चलते। तो आज क्या है, देखिए एक नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी भाजपा के सहयोगी हैं, उनको लेकर कोई चर्चा, तो इस चर्चा में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरे नवीन पटनायक जी हैं, उनका स्टैंड अपना अलग है, रीजनल है। लेकिन आज अगर नेशनल चेहरा के रूप में कोई भाजपा को रोक सकता है, एक चेहरा जो सामने आगे लीडरशिप दे, तो वो है बिल्कुल ममता बनर्जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, धीरे धीरे टीएमसी का एक प्रभाव दूसरे राज्यों में भी दिखा जा रहा है। क्योंकि इस तीसरी जीत के साथ, तीसरी शानदार जीत के साथ, देखिए सोचने वाली बात है कि एक पार्टी उनकी एक आर्मी एक इतने बड़े पार्टी को इतना बेहतरीन तरीके से शिकस्त दे दिया। ऐसा एक शिकस्त जो कि जिसमें शर्मिंदा होना पड़े। जो लोग 200 सीटों की दावा कर रहे थे 70 पे सिमट गए, और अगर 2-4 सीटें और इधर उधर हो जाता तो 50 के नीचे चले जाते। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसी लीडरशिप दीदी ने दी है कि इतने बड़ी पार्टी को परास्त कर दिया। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने कहा था कि आप काफ़ी लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे, फिर आप भाजपा में भी आए, ऑफिशियली आए, लेकिन आज आपकी बातों को सुन के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में भाजपा को लेकर, अगर मैं वो वर्ड यूज़ कर सकूँ आपकी इजाज़त लेकर, मोहभंग हुआ है। तो ये इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही? इसके पीछे मुख्य वजह है, आप काफ़ी दिन से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, इलाही साहब को भी मैं जानता हूँ, काफ़ी अरसे से पत्रकारिता से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, पुराने कोई भी यूट्यूब में चले जाइए, पुराने कोई भी भाषण भाजपा का ले लीजिए, 2011, 12, 13 का, 14 का मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस टाइम आप देखिएगा, एक अजीब भारत का सपना हम सब ने देखा था, आपने भी देखा होगा। उस पर कहा जाता था कि हमारे हाईवेज ऐसे होंगे, वो एकदम टोल फ्री सीमलेस रहेंगे। देखिए सबसे बड़ा हाईवे कैसे बनते हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट, पैसे वसूली हो गए तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। एक टैक्स फ्री एनवायरनमेंट में हम चले जाएंगे, डबल डिजिट टैक्सेशन नहीं रहेगा। आप कुछ देर के लिए सोचिए, हम मदद या आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो टैक्स डिडक्शन एक सोर्स हो के आपके पास पैसे आए, लेकिन आप रेस्टोरेंट में घुसे फिर आप पैसे का टैक्स भर रहे हैं, आप जेवर खरीदने जा रहे हैं फिर आप जीएसटी भर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका उसी पैसे पे हम टैक्स काट रहे हैं। टैक्स द मैन टू डेथ। एक ऐसा सिचुएशन में आप पहुंचा दे रहे हैं देश को कि एक ही बकेट में, आप जिस बकेट में बाल्टी में खड़े हैं, कह रहे हो कि उसको उठाओ। तो वो चीज़, तो एक नए भारत का सपना हम लोगों ने देखा था, जो हमें दिखाया गया था। उस टाइम बोला गया था कि एक ऐसा विकासशील भारत होने वाला है। 15 लाख की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जो भी है, कि एक ऐसा भारत होगा, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं टूटा। चलिए, ये थे देवाशीष सरकार जी। इनका कहना है कि जो 2014 से पहले भाजपा ने जो सपना दिखाया था, या यूँ कहें कि जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो सब्ज़ बागों पे भाजपा खरी नहीं उतरी, या उतर नहीं पाई, या उतरना नहीं चाहती थी। ये सिर्फ सब्ज़ बाग थे, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो इसीलिए इनका मोहभंग हुआ है, और इसीलिए आज इन्होंने वो सारी बातें कही जो इन्होंने कही। खैर सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि देश के लिए और हमारे बंगाल के लिए जो आपने सपना देखा है, वो भविष्य में वो सपने साकार हों, और जिस तरह से आप इस देश को देखना चाहते हैं, भविष्य में वो देश वैसा ही बने। आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो अब तक आप देख रहे थे देवाशीष सरकार जी को, डॉक्टर देवाशीष सरकार को सुन रहे थे। आसनसोल टाइम्स पे जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे ही आसनसोल और पश्चिम बर्धमान ज़िले की कुछ अजीम शख्सियतों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे आसनसोल टाइम्स पे। अभी के लिए बापी बनर्जी और ब्रजेश इलाही को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।